हेलो फ्रेंड्स मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। लास्ट क्लास को ही आगे बढ़ाना है। लास्ट क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। उसके प्रयोग क्यों असफल हुए, उसके लाभ क्या हुए, हानि क्या हुई, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लास्ट क्लास को देखें। खैर नहीं देखेंगे तो भी क्लास समझ में आएगी, ये बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, लेकिन लास्ट क्लास देखा करो, ठीक है। शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य विस्तार को, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह और मोहम्मद बिन तुगलक के समय के कुछ फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर उसको मरवा देंगे, ठीक है दोस्तों। देखो कहानी समझो। लास्ट क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों को डिस्कस करते हैं, जिसमें राजधानी परिवर्तन, दूसरा काम सांकेतिक मुद्रा को जारी करना, तीसरा काम टैक्स सुधार करना, चौथा काम कृषि में सुधार करना और पांचवा काम भारत से बाहर कुराचाल, कुर्माचल, ईरान, इराक, खुरासान और चाइना पे आक्रमण करने की कोशिश फरिश्ता बताता है। तो इसको हमने डिस्कस किया। तो उसके इतने सारे प्रयोग थे, उसने इतने सारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपेरिमेंट्स किए और सारे के सारे फ्लॉप रहे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है विद्रोह होंगे, क्योंकि सुल्तान लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि हर काम कैसे इसके फेल हो रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं, ठीक है। विद्रोह होंगे। दूसरी चीज, सुल्तान बना है, और मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा साम्राज्यवादी सुल्तान है। ये बदनसीब, स्वप्नशील, अभागा आदर्शवादी, बुद्धिवादी, दार्शनिक, साम्राज्यवादी, रक्त पिपासु, खूनी, ऐसे ऐसे नाम इसको जब दिए गए हैं तो समझ में नहीं आ पाता कि जो व्यक्ति पागल है वो चतुर कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति बुद्धिवादी है, भागा आदर्शवादी है, वो व्यक्ति दार्शनिक कैसे हो सकता है। तो मैंने लास्ट क्लास में सब क्लियर किया था आपके सामने, अभी और क्लियर होगा, ठीक है। तो साम्राज्यवाद से शुरू करते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार, एम्पायर एक्सपेंशंस, ठीक है दोस्तों। देखो थोड़ा सा मैं पीछे से शुरू करता हूँ, मज़ा आएगा। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक यानी कि उसके पिता की मौत के बाद दिल्ली का तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान बना, जो 1325 से 1351 तक दिल्ली में शासन करता है। इसके समय धर्मशास्त्रियों ने इसे काफिर, फरिश्ता और जियाउद्दीन बर्नी ने इसे अधर्मी, सरहिंदी ने भी इसे अधर्मी कहा। इसके असफल प्रयोगों के कारण इसको अभागा आदर्शवादी कहा गया, ठीक है। इसे बुद्धिवादी कहा गया। एल्फिंस्टन ने जल्दबाजी करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक अभी तक का दिल्ली सुल्तान का, अभी तक का दिल्ली सल्तनत का जितने भी सुल्तान रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धि वाला, सबसे ज़्यादा दार्शनिक और सबसे ज़्यादा समझदार सुल्तान माना जाता है। इसके समय 24 स्टेट, भारत के 24 प्रांत थे, 24 सूबे थे इसके समय, ठीक है। अगर इसके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो अभी तक का सबसे बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा साम्राज्य होता है, ठीक है। उसके बाद भी ये साम्राज्य विस्तार करता है। देखो बंगाल तो इसके पिता जीत चुके थे,
उत्तर पश्चिम गंगा यमुना दोआब पे इनका पहले से ही शासन था। दक्षिण भारत को सल्तनत में पहले ही अलाउद्दीन खिलजी मिला चुका था, लेकिन दक्षिण भारत एक बार फिर स्वतंत्र हो जाता है। ऊपर कश्मीर को अभी तक नहीं जीता गया, ठीक है, आक्रमण किए गए लेकिन उसको साम्राज्य में नहीं मिलाया, ठीक है। सिंध, मुल्तान, गुजरात वो भी सल्तनत के हिस्से थे, ठीक। आगे देखो, अब कुछ हिस्से बचे हैं, उसको जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्य विस्तार करता है, ठीक। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और पहला आक्रमण है नगरकोट का आक्रमण, कांगड़ा। कांगड़ा जिले में नगरकोट, याद करो महमूद गजनवी आया था। महमूद गजनवी ने कांगड़ा को लूटा, नगरकोट को लूटा, ध्वस्त कर दिया, मंदिर तोड़े गए। लेकिन सतीश चंद्र लिखते हैं कि महमूद गजनवी ने जिस कांगड़े जिले पर आक्रमण किया था वो हिमाचल वाला नहीं था, वो पंजाब वाला था, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो हिमाचल वाला कांगड़ा था। तो इस कांगड़ा में 1337 मोहम्मद बिन तुगलक करने आता है आक्रमण कांगड़ा। यहां पर एक हिंदू राजा रहते हैं और ये एक ऐसी सल्तनत है, छोटा सा एक ऐसा राज्य है कांगड़ा, जहां को अभी तक दिल्ली सल्तनत में या फिर किसी भी इस्लाम सुल्तान ने उसको नहीं जीता। महमूद गजनवी आया, तोड़ा, आक्रमण किया, लेकिन उसको जीता नहीं था, ठीक है ना। उसको साम्राज्य में इस्लाम ने मिलाया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करता है। पागल तो है ही, गया मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक गया यहां से आक्रमण करने, सेना बढ़िया है, आगे आगे सुल्तान चल रहा है। कांगड़ा जीता, हिंदू राजा को अपने अधीन किया और कहता कि राज्य वापस ले लो। तो कुछों ने कहा कि महाराज अपन ने पहली बार जीता है और अभी तक यहाँ पर हिंदुओं का शासन था, काफिरों का शासन था, क्यों ना इसको हम अपनी सल्तनत में मिला के, तो रहने दे भैया, वापस दे दिया। ऐसी नीतियों के कारण, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनता था, मोहम्मद बिन तुगलक किसी की बात नहीं मानता था। कहा कि हम इसको साम्राज्य में मिला ले, लेकिन मना कर दिया। तो विद्रोह इसलिए तो होंगे इसके टाइम पे, मना कर दिया। लेकिन 1337 में हिंदू जो वंश था उसको हराया और नगरकोट को जीत लिया, ठीक है। भारत से बाहर भी आक्रमण करने की प्लानिंग है। इसमें है कराजाल, कुर्माचल, ईरान, इराक, यहां पे आक्रमण करने की प्लानिंग है। सुल्तान ने आक्रमण करने के लिए, भारत से बाहर साम्राज्य विस्तार करने के लिए 3,70,000 घुड़सवारों की भर्ती की। सोचो एक कितनी बड़ी संख्या, 3,70,000, और उनको पहली सैलरी दे दी कि आक्रमण करने चलना है। और इस समय आक्रमण करना कोई नई बात नहीं थी मोहम्मद बिन तुगलक की। देखो अब इसको समझदार क्यों कहते हैं वो समझो। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहुत सारे मध्य एशियाई राजकुमार भाग कर आए इसके दरबार में, क्योंकि मंगोल वो चंगेज खां के नेतृत्व में जो मंगोल आए थे उसमें भारत एकमात्र ऐसा इस्लाम राज्य था जो बचा था, वहाँ की पूरा मध्य एशिया ध्वस्त कर दिया था उन्होंने। तो राजकुमार जो यहाँ भाग कर आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। इसका फ़ायदा उठाएंगे, भारत से बाहर आक्रमण करेंगे और जितने भी मंगोल हैं सबको मारेंगे। कि ये प्लानिंग है, इसलिए समझदार भी कहा जाता है। अब पागल क्यों कहा जाता है ये समझ में आएगा। देखो
3,70,000 सेना बाहर खड़ी है, आक्रमण करने के लिए तैयार है। सेनापति आया, कहते सुल्तान सेना तैयार के, ठीक है चलो। बाहर गए और सुल्तान ने कहा कि सेना तैयार। इतने सेनापति ने कहा कि चलो आक्रमण करो। इसने कहा कि नहीं जा रहा है। कहा क्यों नहीं जा रहा है सुल्तान, अभी तो अपन 3,70,000 सेना के साथ आक्रमण करने जा रहे थे। तो इसने कहा कि सुल्तान तू एक में हूँ। हेलो, कहता कि सुल्तान तू एक में हूँ, आक्रमण करने जा रहे थे तो ये मैं बोलता कि चलो आक्रमण करने, तूने क्यों टोका? तुम मनुष्य हो, तुमने टोक दिया, नहीं जा रहे आक्रमण करने, मना कर दिया। इस कारण इसको पागल भी कहा जाता है। और इसने मना कर दिया मतलब कोई अब इसके सामने बोल भी नहीं सकता, ऊपर से सुल्तान है। तो भारत से बाहर जो आक्रमण करने की प्लानिंग थी वो फेल हो गई। जियाउद्दीन बर्नी ने इसका भी वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या हुआ। ये घटना है 1327 की। ये घटना 1337, 10 साल बाद है। ये घटना पहले की है, लेकिन मैं इसको अभी क्यों बोल रहा हूँ देखो। अभी हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहुत सारे विद्रोह हुए। ये जो आक्रमण अब दक्षिण भारत पे होने वाला है, ये साम्राज्यवादी आक्रमण नहीं था, ये एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए आया था। इसके चाचा का लड़का है बेहुद्दीन गुरसास। 1327 में इसने सल्तनत से बगावत कर दी, यानी कि विद्रोह कर दिया, बगावत पे उतर आया। तो चाचा के लड़के होते ही ऐसे, मैं भी चाचा का लड़का हूँ, ऐसा नहीं है, समझो। ठीक है, तो बेहुद्दीन गुरसास ने कर दिया विद्रोह। अब विद्रोह किया तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको मारने के लिए आया, विद्रोह दबाने के लिए आया। सागर का शासक था ये, मध्य प्रदेश। तो बेहुद्दीन गुरसास में भागकर दक्षिण भारत आ गया। ठीक है, यहाँ अपना देवगिरी है दक्षिण में, इधर आएंगे तो तेलंगाना है। ठीक है, इधर आएंगे तो होयसल है, और इधर आएंगे तो पांड्य है या मदुराई। ठीक, यहाँ का एक क्षेत्र याद रखना है आपको, कामपिली, ये इंपॉर्टेंट है आज। तो बेहुद्दीन गुरसास भाग कर आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक भी पीछे 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 आया, तेलंगाना को जीत लिया, देवगिरी पे एक बार फिर आक्रमण कर दिया, यहाँ पर पूरा साम्राज्य विस्तार कर लिया। अंतिम बार होयसल आया। होयसल आया तो कामपिली एक छोटा सा राज्य है, एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ पे इसने आक्रमण किया। और वहाँ पर दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। दो भाई, हरिहर और बुक्का दो भाई थे। दोनों भाइयों को पकड़ के दिल्ली ले गया। ठीक है, उसको मौत के घाट उतार दिया, इधर भी जीत गया, और हरिहर बुक्का को पकड़ के दिल्ली ले गया। इनको भयानक भयानक यातनाएं दी गई, इन्हें मांस खिलाया गया, जबरदस्ती इस्लाम में हरिहर और बुक्का को परिवर्तित किया गया, और बाद में इन्हें दोनों को छोड़ दिया। ये दोनों आए वापस होयसल, आज का कर्नाटक, जो वर्तमान में कर्नाटक है ना, वो वाला कर्नाटक। तो वापस हरिहर और बुक्का आए। इन्होंने 1336 में विद्रोह किया और एक खतरनाक साम्राज्य विजयनगर की स्थापना कर दी। 1336 हरिहर और बुक्का, इनका राज्य अभिषेक माधवाचार्य विद्यारण्य ने किया, जिन्हें चारवाक दर्शन, जो चारवाक दर्शन था भारत के 9 दर्शनों में से एक, भौतिक दर्शन, चारवाक दर्शन के एक लेखक के रूप में, या एक वो कहते हैं ना कि संकलन करते हैं, उसके रूप में जाना जाता है। उन्होंने हरिहर और बुक्का, इनका राज्य अभिषेक किया, इनको वापस हिंदू धर्म में वैदिक
वैदिक यज्ञ द्वारा परिवर्तित किया और उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की 1336 में स्थापना की। तो साम्राज्य विस्तार किसके माध्यम से हो गया? बेहुद्दीन गुरसास्प के कारण। ये जीत लिया, ये जीत लिया, पूरा दक्षिण भारत अब दिल्ली के अंडर में है। ठीक है, ये भी आ गया, फिर इसको अधीन करके छोड़ दिया लेकिन आ गया। बंगाल भी इनके अंतर्गत है। ठीक है, गंगा यमुना दोआब तो इनके अंतर्गत पहले से था ही। कश्मीर रह गया था। सुल्तान ने एक सेना भेजी और यह सेना थी 10,000 सैनिकों की। कहा कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं सबको जीत के आओ। सेना भेज दी कश्मीर में। तो भेज दी 10,000 सेना। अब कश्मीर है हिमालय वाला इलाका, वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ का ज्योग्राफी इनको पता नहीं, वहाँ का भूगोल इनको पता नहीं, और भेज दिया। इब्न बतूता बताता है मात्र 10 व्यक्ति लौट के आए, पूरे के पूरे 10,000 में से मात्र 10 व्यक्ति लौट के आए, सब मर गए। ये लो, ऐसा साम्राज्य विस्तार हुआ। ठीक, ये साम्राज्य विस्तार की कहानी। अब सुल्तान ऐसे काम कर रहा है, सुल्तान किसी की सुनता नहीं है, सुल्तान किसी पे भरोसा नहीं करता, सुल्तान केवल अपने मन की चलाता है, तो विद्रोह होना स्वाभाविक है। सुल्तान अपने हर एक्सपेरिमेंट में फ्लॉप हो रहा है, सुल्तान हर काम करने से पहले अपने किसी भी अधिकारी से पूछता नहीं है, तो अब विद्रोह होना ही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को सांकेतिक मुद्रा जारी की, तब बहुत नुकसान पहुंचा। ठीक है, अमीरों पर विश्वास नहीं करता, तो अमीरों को लगा कि अपना मतलब क्या है, जब सुल्तान ही विश्वास नहीं करता। तो ऐसा होता है ना, घर में माँ बाप अपन पे विश्वास नहीं करते तो अपन को लगता है कि क्या मतलब है फिर, तो ऐसा लगा। ठीक है, तो अब देखो विद्रोह। ठीक, विद्रोह। देखो दिल्ली, देखो विद्रोह को समझना है। सबसे पहला और खतरनाक आक्रमण या विद्रोह कहें तो वो मंगोलों का हुआ। 1329 मंगोलों का विद्रोह। ठीक, फर्स्ट मंगोलों का विद्रोह या मंगोल आक्रमण। तारमासरीन मंगोलों का नेता है, तारमासरीन। सुल्तान तो दिल्ली से देवगिरी आ गए आक्रमण करने, राजधानी बदलने। तारमासरीन ने फायदा उठाया, दिल्ली पे अटैक कर दिया। भाई जो पंजाब और लाहौर हैं, एक व्यक्ति नहीं बचा, पूरे के पूरे जितने भी लोग थे सबको मार दिया। भयानक लूटपाट की तारमासरीन ने और दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। ये इधर है देवगिरी। बहुत सारा धन देकर, तारमासरीन को घूस देकर, रिश्वत देकर इससे पीछा छुड़ाया। कुछ इतिहासकार बाद में लिखते हैं कि देवगिरी से वापस जाने के बाद इसने आक्रमण किया तारमासरीन पे, उसको हराया और करनौल पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया, करानौल। ठीक है, पेशावर तक भी आ गया था। कौन? ये अपना मोहम्मद बिन तुगलक। तो तारमासरीन के नेतृत्व में बहुत खतरनाक आक्रमण हुआ था। क्योंकि अपने को पढ़ने में सरल लगता है, लेकिन कभी ये सोचो कि हमारे परिवार से जब कोई एक व्यक्ति मर जाता है तो हम पर क्या बीतती है। पूरा पंजाब खाली कर दिया था।
पूरा के पूरा पंजाब, पूरा के पूरा लाहौर मिटा दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो 1327 बहाउद्दीन गुरसास्प का विद्रोह, यह अब भी मैंने बताया, चाचा का लड़का। 1327 2 नंबर, इसने विद्रोह किया और भागकर कहाँ आया? ये आया था दक्षिण भारत, गुलबर्ग सागर का सूबेदार था ये बहाउद्दीन गुरसास्प। तो ये फिर पकड़ने के लिए आया था, तो पूरा जीत लिया इसने, इसको फायदा हुआ था इससे, बहाउद्दीन गुरसास्प के इस विद्रोह से। ठीक है, तीसरा विद्रोह, सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे खतरनाक विद्रोह, अवध का विद्रोह। अवध और उसके बाद मथुरा, इधर आ जाओ बंगाल, इधर आ जाओ सिंध मुल्तान। ठीक, गुजरात में विद्रोह, इस समय पूरे भारत में विद्रोह चल रहा है, दक्षिण में भी विद्रोह शुरू। ठीक, पूरे में विद्रोह चल रहे हैं। वो 1329 तक हालात ऐसे हैं कि सुल्तान कभी दक्षिण भारत विद्रोह दबाने जा रहा है, कभी बंगाल जा रहा है, कभी अवध जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है। हालांकि विद्रोहों को दबा दिया गया, लेकिन सुल्तान के जो अंतिम के 16 साल थे, सुल्तान उनमें बहुत परेशान रहा। ठीक है, बदायूं में विद्रोह हुआ, कड़ामानिकपुर में विद्रोह हुआ, बंगाल में शमसुद्दीन, इसने तो 1340 में स्वतंत्र सत्ता भी घोषित कर दी। ठीक है, 1336 हरिहर बुक्का का विद्रोह, दो भाई हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी, राजधानी हम्पी। और ये विजयनगर साम्राज्य दुनिया का सबसे विकसित साम्राज्य में से एक। अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी और भगवान जाने कौन कौन यहाँ पे आते थे घूमने के लिए, देखने के लिए कि भारत में क्या बना है भैया। जैसे अभी हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं, चांद पे हम दक्षिण ध्रुव पे पहुंच गए, तो ये दुनिया के लिए नया है, ऐसे विजयनगर भी नया था। विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा और इतना विकसित साम्राज्य बनता है, आज भी इसके मंदिर हैं कर्नाटक में, देखे नहीं है लेकिन सुना है, देखने जाऊंगा मैं। ठीक है, 1340 में बंगाल में विद्रोह हुआ और ये शमसुद्दीन, इसने क्या किया? स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी। 1347 में हसन गंगू का विद्रोह। ये हसन गंगू पता है कौन है? ये हसन गंगू वो व्यक्ति है जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हमेशा युद्ध चलता रहेगा। आखिरी में बहमन साम्राज्य जीतेगा, जो 5 भागों में टूट जाता है, लेकिन पांचों भाईजान एक हो जाते हैं और विजयनगर साम्राज्य को तालीकोटा, बन्नी हड्डी या राक्षस तगंडी के युद्ध 1565 में, इधर मुगल वंश चलता है, उस समय हरा देते हैं। ठीक है, तो ये बहमनी साम्राज्य हसन गंगू, इसका एक नाम और है अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसके नाम पर बहमनी साम्राज्य बना। ठीक, ऐसे करके पूरा भारत देख लो। अब ये कहानी है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक इधर आए दक्षिण भारत विद्रोह दबाने, तो ये बंगाल वाला इधर आ रहा है दिल्ली। सिंध आए तो ये दोनों इधर विद्रोह कर रहे हैं। करे क्या? इधर आया, इधर आया, इधर आया, सेना थक गई, सेना में प्लेग फैल गया। 66% या 2/3, 2/3 सेना प्लेग से मर गई। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप खत्म। मोहम्मद बिन तुगलक
अपने आप खत्म। 2/3 सेना प्लेग से मर गई, यानी कि अगर 100 सैनिक थे तो उसमें से 66 प्लेग में मारे गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, सिंध आया, सिंध में विद्रोह हुआ फिर से। दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक सिंध के लिए आया, ये सिंध के लिए आया, सिंध के लिए जा रहा था तो गुजरात में ठट्टा के पास, गुजरात में ठट्टा के पास 1351 एडी विद्रोह दबाते हुए, ठीक है, विद्रोह तागी के नेतृत्व में, जिस व्यक्ति ने विद्रोह किया था वो था तागी, उसने विद्रोह किया, उसको दबाने आया, थक के चूर हो गया, वो 1351 में ठट्टा के पास मर गया। मोहम्मद बिन तुगलक का इंतकाल हो गया 1351। तो चाचा का लड़का है फिरोज शाह, फिरोज भाईजान, चाचा का लड़का है फिरोज। ये फूलमाला, मुकुट, पंडित सब साथ में लेके चल रहा है, यहीं पे राज्याभिषेक करवा लिया ठट्टा के पास, कि इंतजार में था ये तो मर जाए कब, पगला चाचा का लड़का हमारा भाई, कहता कब मरे और हम सुल्तान बने। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 में दिल्ली का अगला सुल्तान, तीसरा, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट समझो, फैक्ट समझो। अब आप 1333 एडी इब्न बतूता, ये मोरक्को का यात्री था। उस समय मोरक्को को मूर कहा जाता था, मूर देश, जिसकी वर्तमान राजधानी रवात है। ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इसने रहला लिखी, ये इसकी रचना है, किताब का नाम है रहला। इसमें एक गजब का वो मिलता है, वाक्य मिलता है, एक सेंटेंस मिलता है, एक घटना मिलती है। भारतीय संस्कृति कितनी निम्न स्तर पर पहुंच चुकी थी वो लिखा है। एक महिला को जबरदस्ती ढोल नगाड़े बजाते हुए सती प्रथा के लिए ले जाया जा रहा था, लेटाया जा रहा था। इब्न बतूता ने लिखा है रहला में। उसको तो किसी ने कहा था ना तू लिखे सा। भारतीय संस्कृति कितने निम्न स्तर पर पहुंच चुकी थी उसका प्रूफ है ये। एक महिला को जबरदस्ती घोड़े की ताल पर, घोड़े नाच रहे हैं और नगाड़े की ताल पर ले जाया जा रहा है, घोड़े की ताल पर नहीं, घोड़े नाच रहे हैं, नगाड़े की ताल पर ले जा रहा है उसको जलाने के लिए। सोचो, ये सती प्रथा का एक उल्लेख मिलता है, 100% प्रूफ है ये। उसके आगे देखो, 1342 में इसको चाइना भेज दिया, कहते अच्छा चल लेते हो, ठीक। फिर 1347 में ये लौट कर आया, 5 साल बाद। फिर एक चाइना का दूत मंडल आया, इस समय कोगन तिमूर चाइना का शासक था, ठीक। ये इब्न बतूता की भारत यात्रा है। जिया नक्शबी, ये पहला इस्लामिक लेखक है जिसने भारत के कुछ संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किया, और उसका नाम रखा था तूतीनामा। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से आया है टेलीफोन। इसमें एक पति है जो यात्रा पे गया है, तो उसकी पत्नी उसको याद करती है और तोता कहानी सुनाता उसके पति की। तो जिया नक्शबी ने एक काम किया है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद तुगलक का दरबारी कवि था, मुख्य दरबारी कवि मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक। आगे देखो, मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था जो होली खेलता था।
आप लूसेंट पढ़ोगे तो आपको सिकंदर लोदी नाम मिलेगा, गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू त्यौहार मनाता था, होली खेलता था, इसलिए तो धर्मशास्त्री इसके विरुद्ध हो गए थे। ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान भी यही था। उत्तर प्रदेश में बहराइच की दरगाह, बहराइच में जो मसूद सलार की दरगाह है उस पर भी जाने वाला पहला व्यक्ति यही था। दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो इसी ने बनवाया था। पहले कब्र थी, उसके ऊपर मकबरा बनवाने का काम इसी ने किया। ठीक, ये कुछ फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार भारत में कृषि विभाग की एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, कृषि विभाग बनाया, और उसमें बैठने वाला जो व्यक्ति था वो अमीर ए कोही था। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप ये बस याद रखना, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय का फैक्ट, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा के पास। और उसके बाद जो सुल्तान बनने आया वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। उसको तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये थी भाई मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी कहानी। आज मोहम्मद बिन तुगलक ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में फिरोज शाह तुगलक को हम डिस्कस करेंगे, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। अपने पास सफाई रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।